उत्तर प्रदेश के जनपद फतेहपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रेक्षागृह में आयोजित डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मुख्य अतिथि श्री रणंजय कुमार वर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश फतेहपुर की घर में उपस्थित में संपन्न हुआ, जिसमें जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति, पुलिस अधीक्षक उदय शंकर सिंह ने भी प्रतिभाग किया। गणमान्यों ने दीप प्रज्वलित कर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बधाई दी गई। नाम लेंगे राकेश वर्मा, अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फतेहपुर, अधिवक्ता डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फतेहपुर के निर्वाचन 2023-24 हेतु के निर्वाचन 2023-24 है अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। मैं अपना नाम लेंगे राकेश वर्मा, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फतेहपुर के संविधान व नियमों एवं वर्णित कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं पक्षपात या अनुराग या द्वेष के बिना अधिवक्ता हित एवं उनके कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो जनपद फतेहपुर के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए राकेश वर्मा जी के शपथ ग्रहण समारोह का है। इस पे जिले के जज व जिलाधिकारी व जनपद के पुलिस अधीक्षक भी शामिल हुए। कार्यक्रम के समापन के बाद वकीलों के अध्यक्ष राकेश वर्मा जी ने हमारे चैनल FB न्यूज को विशेष कवरेज दिया है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। बार एसोसिएशन के आप अध्यक्ष हुए हैं, कैसा लग रहा है? नहीं, ये तो जनपद का बहुत गौरवशाली और गरिमामयी पद होता है और इस पद को में आने के बाद तो जिम्मेदारी भी बढ़ गई है और कुछ नया करने का जज्बा भी है कि ऐतिहासिक कुछ घटनाक्रम किया जाए जिससे आने वाली पीढ़ियों को या आने वाले लोगों को सही नसीहत मिल सके और मील का पत्थर साबित हो सके। ऐसा क्या आपके दिमाग में चल रहा है जिससे इतिहास बने या चर्चा का विषय बने? बहुत चीज़ें हैं। आज के युग में जो है सृजन और रचना का युग है, विध्वंस और विनाश का युग समाप्त हो चुका है। मानवीय संवेदनाओं को समझते हुए मानव कल्याण के लिए जो भी जनपद के लिए काम किया जा सकता है वो करेंगे। दूसरा, जूनियर्स अधिवक्ताओं के लिए डिबेट्स और सेमिनार का आयोजन करेंगे जिससे उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो सके, पढ़ने की क्षमता बढ़ सके और ज्ञान अर्जित कर सकें। इसके अलावा महिलाओं के लिए हमारे फतेहपुर कचहरी में जैसी संवेदनशील जगह में शौचालय वगैरह नहीं है, उसको मैंने आज अपने शपथ ग्रहण समारोह के डिबेट उसमें अपने उद्बोधन में भी कहा है और जिलाधिकारी महोदय जाते समय हमसे कहे गए कि आपने जो बहुत सही बात कही है और आप आइए, हम शौचालय की व्यवस्था कराते हैं। ये तो रही, लगभग आपने सारी बातें कर दी, लेकिन ऐसा कचहरी प्रांगण के अंदर क्या करेंगे जिससे अभी तक किसी अध्यक्ष ने नहीं किया? सबसे पहला मेरा जो कचहरी में है, जिस दिन मैं जीता था उसी दिन से सुबह झाड़ू लेकर के मैं खुद लगा और कचहरी को पहले स्वच्छ, साफ, सुंदर वातावरण बनाने का मेरा पहला एजेंडा है और पूरी मतलब कहने का कि बेहतरीन तरीके से कचहरी साफ सुथरी रहे, जिससे जब हम इस अच्छे संस्थान पर प्रवेश करें तो लोगों को महसूस हो कि हम किसी अच्छे संस्थान में जा रहे हैं। जब एडवोकेट अपने घर से चलता है कपड़े पहन करके, अगर गंदी खुदली जगह में या कार्यशाला में बैठता है तो वो आनंद प्राप्त नहीं होता है और न कार्य करने में वो आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए मैंने पहला एजेंडे में रखा है कि अच्छे ढंग से कचहरी के पूरे परिसर को साफ सुथरा रखेंगे। दूसरा मेरे एजेंडा में है कि जो हम लोगों के द्वारा भी तमाम गड़बड़ियां की जाती हैं उसमें भी मैंने आज अपने उद्बोधन में कहा कि तमाम उच्चतम नैतिक आदर्शों का सारे अधिवक्ता पालन करें, कोई ऐसा काम न करें जिससे समाज में उसका दुष्प्रभाव पड़े। वकील साहब, आप अपराध और अपराधियों देखिए, ऐसा है कि अपराध अपनी जगह है लेकिन अपराधी बहुत बेबसी में, बहुत निर्दोष। देखिए, किसी के खिलाफ FIR हो जाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। पहली बात तो ये आप समझ लीजिए। तमाम लोग जो है तमाम तरह के लिए घूमते हैं, तमाम तरह की रंजिश निकालने के लिए कानून की शरण में आकर के या कानून का गलत इस्तेमाल करके निर्दोष लोगों को फंसा देते हैं, वो अपराधी नहीं होता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो किन्हीं परिस्थितियों बस उनके द्वारा घटना कारित की जाती है, उसको मैं बहुत बड़ा अपराधी नहीं मानता हूं। लेकिन इस सभ्य समाज में
आदमी को कानून का अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इसलिए अगर उसने किन्हीं कारण से भी कोई अपराध किया है, चोरी की है, डकैती की है या मर्डर किया है वास्तव में, तो भी वो अपराधी है कानून की दृष्टि में। चलिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि अपराधी अलग विषय हो गया और अपराध का इस श्रेणी में आपने जो है पार्ट कर दिया है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि आपने अभी अपनी बात में ही कही है कि पुलिस कर्मियों के द्वारा अपने क्षणिक लाभ या अन्य किसी लाभ को लेकर के फर्जी मुकदमों में आम जनमानस को परेशान किया जाता है, फंसाया जाता है और फिर वो आपके यहाँ न्यायालय तक पहुँचता है। ऐसे मुकदमों को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखना चाहिए आपको? देखिए, ऐसा है कि उसमें पुलिस ही खाली दोषी नहीं होती, समाज में भी तमाम ऐसे लोग हैं जो पुलिस के संरक्षण में इस तरह का कार्य करते हैं। इसलिए हमें अपने समाज के उन लोगों को भी चिन्हित करके उनका बहिष्कार करना चाहिए जो इस तरह से पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों को फंसा करके उन्हें अपराधी बनाते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं और कौन ऐसी जांच करेगा और कैसी चीजें या तथ्य सामने आएंगे? उसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है, लोगों को मोटिवेट करने की जरूरत है कि ऐसे लोगों को संरक्षण न दें, ऐसे लोगों के चंगुल में न फंसें जो रोज सवेरे से शाम तक थानों के चक्कर लगाते रहते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। उसमें हमारे अधिवक्ता साथियों का भी बहुत अहम रोल रहेगा कि वो ऐसे लोगों को थोड़ा बहिष्कृत करें और उनको मोटिवेट करके बतावें और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें, जिससे एक समाज के अच्छे उसका निर्माण हो सके और सृजन और रचना का कार्य हो सके और देश को हम आगे ले जा सकें। अच्छा अध्यक्ष जी, चूंकि आप वकीलों के अध्यक्ष हुए हैं, जी, तो आप अपने जनपद के वकीलों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सबसे अलग? नहीं, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैं तो अपने उद्बोधन में भी यही बात कही है कि हमें सबसे पहले अपने उच्चतम नैतिक आदर्शों का पालन करना होगा, क्योंकि अधिवक्ता समाज को एक दर्पण की दृष्टि से पूरा जनपद देखता है, उसी में अपनी तस्वीर आईने की तरह देखता है। और अगर हमारा अधिवक्ता समाज ही अमर्यादित आचरण करने लगेगा तो उसका पूरे जिले में गलत मैसेज चला जाएगा। इसलिए तो मैं सबसे पहले यही सभी अधिवक्ता साथियों से, जिलाधिकारी महोदय, डीएम और वो जिला जज और सारे न्यायिक अधिकारी एवं एसपी साहब के सामने भी यही बात कही है कि हमें सबसे पहले अपने उच्चतम नैतिक आदर्शों का पालन करना होगा। इसके बाद फिर हम किसी से अपेक्षा कर सकते हैं कि नहीं, हाँ वास्तव में हमारे साथ अन्याय हो रहा है, गलत काम हो रहा है, इसलिए फिर सारा उसके साथ बार उनके साथ शामिल है। अगर कोई गलत काम हो रहा है, प्रशासन उसमें मदद नहीं कर रहा है या प्रशासन किसी अधिवक्ता को गलत तरीके से छेड़ रहा है या उसके खिलाफ मुकदमा लिखा रहा है, तो उसमें सारा बार उनके साथ है। अच्छा, आम जनमानस छोटे छोटे झगड़ों से होते हुए न्यायालय तक पहुंचता है, तो इस आम जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये अतीत से चला रहा है, जब से मानव सभ्यता ने अपने पैर पसारना शुरू किया और धर्म नाम की चीज धरती पर अवतरित हो गई, और जैसे जैसे धर्म का अंकुश बढ़ता चला गया वैसे नफरत के बीज पैदा होते चले गए। ठीक है, और आप इंडस वैली सिविलाइजेशन में चले जाइए, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन चले जाइए, बेबीलोन सिविलाइजेशन को देख लीजिए, मिस्र सिविलाइजेशन को देख लीजिए। उस समय धर्म नाम की चीज नहीं थी, और जब धर्म नहीं था तो आदमी खाली संपत्ति के लिए नहीं, और खाली संपत्ति के लिए और गाय और जानवर और अनाज के लिए लड़ता था। आज जो है सबसे ज्यादा जो बड़ी लड़ाई हो रही है वो धर्म और जाति के नाम पर हो रही है। तो जाति और धर्म जब तक अपने चरमोत्कर्ष में रहेगा और उसका गलत अर्थ हमारे जैसे लोग या राजनीतिक लोग या सभ्य समाज के कथित कहे जाने वाले लोग अगर उसका आवरण ओढ़े रहेंगे, तो ये समाज में इस तरह की परिस्थितियां बनी रहेंगी। वकील साहब, जैसे आपने कहा कि धर्म है, तो धर्म तो ऑलरेडी हमारे समाज में बने हुए हैं। आप गलत धर्म, मैं यही तो कह रहा हूँ कि धर्म की आड़ में धर्म की आड़ में राजनीतिक रोटी जो सेकते हैं लोग, और धर्म के नाम पर खाली जो है हमें लड़ाने का काम करते हैं अपने वोट के लिए, उससे बचने की जरूरत है। बांट दिया इस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे बहती धारा का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। न पानी में कोई मजहब है, न हवा में कोई मजहब है, वो तो सबके लिए ऊपर वाले ने दे रखी है। तो हम ही लोगों ने तो यहाँ सब बांट करके सब बर्बाद कर दिया। कभी किसी ने कहा है क्या कि अल्लाह ने जो है मंदिर तोड़ दिया या राम ने किसी की मस्जिद गिरा दी? कहीं मिल जाए उदाहरण किसी भी ग्रंथ में तो हमें बता दीजिए। मैंने तो आपका ऋग्वेद का भी पूरा अध्ययन किया कोरोना काल में, मैं तो अच्छी तरह से पढ़ चुका हूँ कि कहीं पर ऐसे कोई उल्लेख नहीं है। जो सबसे पुराना ग्रंथ है धरती का, आज से 3500 साल पहले का, उसमें भी कोई उल्लेख नहीं। चलिए, बड़ा अच्छा रहा। देखिए, अध्यक्ष जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया धर्म का, कि धर्म को किस नजरिए से देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए। धर्म मानव कल्याण के लिए है। धर्म जो है
धर्म की उत्पत्ति जो हमारे जो संत महात्मा हैं या जो मानव कल्याण के लिए काम करने वाले लोग थे, उन्होंने धर्म की का जन्म दिया इसी वजह से कि ये मानव कल्याण के लिए काम करें। मानव को नफरत में जलाने के लिए या नफरत के बीज बोने के लिए धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई है। किसी भी धर्म को आप देख लो, चाहे इस्लाम को देखो, आप इसको आप ज्यूज को देखो, आप क्रिश्चियंस को देखो, आप हिंदू धर्म को देखिए, किसी में भी नहीं है। किसी भी संत महात्मा को आप पढ़ करके देख लीजिए, उनकी बायोग्राफी देख लीजिए, उनके कथन देख लीजिए, उनके उपदेश देख लीजिए, चाहे कबीर पढ़ो, तुलसी पढ़ो, रहीम पढ़ो, किसी को भी पढ़िए, कहीं पर भी आपको धर्म के नाम पे आपस में वैमनस्यता पैदा करने का कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिलेगा। चलिए, राकेश वर्मा जी जो है वकीलों के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है। आपकी बात आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार।